Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. Today we are going to discuss about object oriented programming. क्लास एंड ऑब्जेक्ट से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया, उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनता कैसे है. ठीक है, लाइक स्टूडेंट का एग्जांपल लिए थे हम लोग, कार का एग्जांपल ले सकते हैं, बर्ड का एग्जांपल ले सकते हैं कि बर्ड इज अ क्लास. ठीक है, और उसके फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक पैरोट हैं, ठीक है, स्पैरो है. दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बर्ड. तो टॉपिक के हिसाब से जिस दिन हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, उसी दिन सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, सो टुडे विल डिस्कस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. और अभी तक हम लोग प्रोग्रामिंग किए हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, तो अब इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो समझना आसान होगा. सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेफिनेशन वाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्रीट्स डेटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा आपको. देखिए, किसी भी क्लास में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दो मेन एलिमेंट्स हैं. ठीक है, क्लास के एक एलिमेंट्स था डेटा, जिसको आप वेरिएबल बोलते हैं, और एक एलिमेंट होता है फंक्शन, मेथड. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को के कॉन्सेप्ट में डेटा जो है, जो वेरिएबल है, वो एक क्रिटिकल एलिमेंट बोला जाता है प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्यों? क्योंकि डेटा के अंदर ही जो वेरिएबल्स है उसी के अंदर हम लोग डेटा को रख रहे हैं. वेरिएबल अगर इजीली अवेलेबल हो तो कोई भी उसके अंदर डेटा डाल देगा और हमारे प्रोग्राम को हैम्पर कर सकता है, जिसमें हम लोग हैकिंग वैकिंग कॉन्सेप्ट जो सुनते हैं, हैक कर दिए. तो अगर वेरिएबल फ्रीली अवेलेबल है, मतलब आउटसाइडर भी उसको अगर एक्सेस कर रहा है, तो फिर कोई भी हमारे बनाए हुए प्रोग्राम में चेंजिंग कर सकता है. एक अकाउंट नंबर भी एक वेरिएबल में स्टोर ही होता है. ठीक है, हर चीज एक वेरिएबल पे होता है. तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हमने क्या देखा कि प्राइवेट सेक्शन एक होता था जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल रखते हैं, उसको आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता है. तो ये पॉसिबल कब है? जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि डेटा एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो फ्रीली. फ्रीली वो इधर उधर सिस्टम में नहीं मूव करेगा. क्यों? क्योंकि मैंने उसे रखा है प्रॉपर्ली प्राइवेट के अंदर या प्रोटेक्टेड के अंदर. इट्स नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द आउटसाइडर. इट टाइज डेटा मोर क्लोजली टू द फंक्शंस. उसके अलावा जो भी फंक्शन उस क्लास के अंदर था, एरिया निकालना था, तो मुझे एल एंड बी चाहिए, तो वो फंक्शन आराम से यूज कर रहा है ना. हम लोग आराम से फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल का यूज करते हुए फॉर्मूला पुट करते थे और एरिया निकाल रहे थे. तो इट टाइज डेटा मोर क्लोजली टू द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन इट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन बाय अदर फंक्शन. कोई दूसरा फंक्शन उसको जबरदस्ती उसमें वैल्यू चेंज ना कर दे. ठीक है, आउटसाइडर कोई उसमें चेंजिंग ना कर दे. तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है. इसका फीचर्स क्या होगा? तो फीचर्स है एम्फेसिस इज ऑन डेटा rather than प्रोसीड्यूर. ये पॉइंट में बोल रहा था, प्रोसीड्यूर मतलब मेथड. तो ये एम्फेसाइज करता है किस पे? डेटा पे ज्यादा जोड़ देता है कि डेटा हमारा ठीक ठाक रहे, ठीक से सेव रहे. ठीक है, इजिली अवेलेबल ना हो सबके लिए, rather than प्रोसीड्यूर मतलब कि फंक्शन. फंक्शन पे ज्यादा इसका फोकस नहीं रहता है. प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट. प्रोग्राम्स को हम लोग फिर क्या करते हैं, जो बनाए रहते हैं उसको ऑब्जेक्ट में अलग अलग जरूरत के हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. मेथड्स दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर. जो भी हम लोग उसके अंदर मेथड्स रखते हैं और जो भी डेटा रखते हैं, मतलब वेरिएबल जो रखते हैं,
सभी एकदम एक तरह से एक कंबाइंड एक क्लास के अंदर रखा हुआ है। वही लिखा हुआ है कि टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा आर हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। हम लोग डेटा को हाइड करके रख सकते हैं, लाइक वेरिएबल जिसको प्राइवेट में रखते हैं वो हाइड रहता है बाहर वाले फंक्शन से। ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मेथड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग मेथड्स कॉल करते हैं। ठीक है, जब इसका जरूरत है तो हम लोग इजीली कर पाते हैं कम्युनिकेट। न्यू डेटा एंड मेथड्स कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नीडेड। हमने कोई क्लास बनाया, उसमें सब कुछ रखा है। अभी मैंने क्लास में एरिया निकाला तो एरिया का फंक्शन लिखा हुआ था। कल को मुझे उसमें पेरीमीटर भी निकालना है तो पूरा प्रोग्राम फिर से बनाने का जरूरत नहीं है, अलग से फंक्शन है इनपुट का पहले से बना हुआ। एरिया बना के रखे ही थे, वेरिएबल ऊपर था ही, बस हमको एक फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर देना है पेरीमीटर। तो बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, पूरा फ्रेश प्रोग्रामिंग लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आपको एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करता है। फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या C++ जो है कौन सा अप्रोच फॉलो करता है। बॉटम टू अप अप्रोच बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, आप नोटिस कीजिए क्लास को हम लोग ऊपर लिखते हैं और मेन को नीचे लिखते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम जो है हमेशा रन करता है मेन से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर यही प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड होता POP तो वो अप टू बॉटम होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिए 2 पॉइंट इसमें से कि C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो डेटा पे ज़्यादा फोकस करता है, एंड इसका जो अप्रोच होता है वो बॉटम टू अप होता है। ठीक है, तो ये कॉमन एक फीचर्स हो गया। मेन अब ये कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में अगर मैं इसका डिस्कशन करता तो इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ आप याद कर पाते हो उसको। अब मैं अगर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ तो आप इजीली समझोगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम लोग मेजरली 5 कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें सारा आ जाता है। सबसे पहला तो आप देख लो कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस हम लोग बनाते ही हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो एकदम, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्लियर है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होगा, राइट? So that is both data and methods that operates on data are tied as a unit called object. हम लोग को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू सारा अंदर का डिटेल एक्सेस करते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है कि डिटेल ढांचा। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सारा लॉजिक जितना कुछ है किसके अंदर लिखते हैं, क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और उसका जब एक्सेस करते हैं तो किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ए इंपॉर्टेंट वन, इट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप एकदम ध्यान रखिए, हाइड करना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड करना फ्रॉम आउटसाइडर। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग only essential information to the outside world and hiding their background details। एकदम क्लियर है कि मैं अगर बोलूं कि मुझे कार चाहिए, ठीक है, तो मैं कार खरीद के ले आया। अब कार चलाने के लिए मुझे अंदर के डिटेल्स नहीं चाहिए कि कार का इंजन कैसे बिल्ड हुआ, गियर कैसे काम कर रहा है, उसका ब्रेक कैसे काम करता है, अंदर हम देखने नहीं जा रहे हैं। हमें बस क्या चाहिए, तो हमें चाहिए जो जरूरी चीज़ है कि ब्रेक है कहाँ पर। ठीक है, प्रेस करने से ब्रेक लग रहा है, ओके, गियर का कहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग गियर चेंज करेंगे। हमको वो इसेंशियल जो डिटेल्स है वही बस चाहिए, बाकी जो इंटरनल है कि वो अंदर कैसे काम कर रहा है वो डिटेल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन वही करता है कि जो जरूरी चीज़ है, तो जिसको हमको प्राइवेट में रखना, जो फंक्शन मुझे लगता है या वेरिएबल लगता है कि बाहर जरूरत नहीं है, वो अंदर में ही काम करके हम लोग सारा आउटपुट निकाल दे सकते हैं, तो हम लोग उसको हाइड करके रखते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि प्रोवाइडिंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, and hiding their background details।
Classes use the concept of abstraction and are defined as a list of abstract attribute. Abstract attributes like जो हम लोग variables लेते थे like length, width, ठीक है, breadth, size, cost, जो हम लोग छुपा के रखते थे प्राइवेट में, ठीक है, and few methods also that operate on these attributes. तो हाइड करके रखना, ठीक है. अनदर एग्जांपल एक आप देख लो और नीचे कि मान लीजिए कि स्विच बोर्ड है, ठीक है. तो स्विच बोर्ड इज अ बेस्ट एग्जांपल, आप सभी के घर में है. वायरिंग इनसाइड द स्विच बोर्ड, हमें हर स्विच में कैसे कहाँ से कौन सा अर्थिंग पॉइंट है, कौन सा निगेटिव पॉजिटिव, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. हमें बस पता होना चाहिए कि कौन सा स्विच किसका है, कौन सा बल्ब के लिए है, ठीक है. बस हम उसको ऑन ऑफ करेंगे. कौन सा फैन के लिए है, ठीक है, कौन सा ट्यूबलाइट्स के लिए, इस तरह करके हमें बस स्विच पता होना चाहिए. इंटरनल वायरिंग जो है वो हम नहीं भी जानेंगे तो भी हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं. तो ऑन ऑफ करना इज काइंड ऑफ कॉलिंग करना है ना, हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं. तो हमारा काम कर रहा है अंदर में जो मैकेनिज्म किया हुआ है. तो वही जो जरूरी चीज़ है वही बाहर शो हो रहा है, जो जरूरी चीज़ नहीं है वो हम लोग बैकग्राउंड में हाइड करके रखें. तो ये फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन, ठीक है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ये दो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एग्जाम में अलग से पूछ सकता है. सो इनकैप्सुलेशन इज नथिंग अबाउट रैपिंग अप, ठीक है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़े. क्लास के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, वेरिएबल्स, डेटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एंड मेथड्स, फंक्शन जिसको बोलते हैं. वो एक किसी क्लास के अंदर ही होता है ना. क्लास का नाम सर्कल है तो सर्कल के अंदर है, क्लास का नाम रेक्टेंगल है, क्लास का नाम सम है. तो एक सिंगल क्लास है जिसके अंदर हम रैप करके एक साथ रखे हुए, पैकिंग करके. तो यही कहलाता है इनकैप्सुलेशन. ये रैप करके एक साथ है, ठीक है, और जब जिसका जरूरत है वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहा है, कम्युनिकेट भी कर रहा है ना. कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, कोई फंक्शन कोई वेरिएबल यूज कर रहा है. तो ये जो टर्म है कि रैप करके, ऑब्जेक्टिव के लिए भी एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिंपल एक लाइन आप याद रख सकते हैं. द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है. लाइक एग्जांपल में आप बोल सकते हैं क्लास, ठीक है. तो डेटा इनकैप्सुलेशन इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ क्लास. The data is not accessible to the outside world and only those methods which are wrapped in the class can access it. ठीक है. सब कुछ सब आउटसाइड अवेलेबल नहीं है इजीली. जब जिस काम को जरूरत है वही हम कर रहे हैं. हमको मेथड का सिर्फ आउटसाइड दिखाना है तो हम सिर्फ मेथड को ही आउटसाइड शो कराते हैं. तो एब्स्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ हाइड करके रखना, और इनकैप्सुलेशन मीन्स कि वो जो डेटा एंड मेथड उसको जो एक साथ हम रखे हैं, रैप करके एक पैकेट में जो रखे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इनकैप्सुलेशन. तो बहुत ही सिंपल टर्म है दोनों, ठीक है. एक में हाइडिंग याद रखिए और एक में रैपिंग याद रखिए. सिंपल यही डेटा एंड फंक्शन मैंने एक सर्कल में बना दिया. एक क्लास है जिसके अंदर डेटा एंड फंक्शन ऑल टुगेदर दोनों है. तो दिस इज ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है, एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है रूप, बहुत सारे रूप, ठीक है. तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, ठीक है. पॉली रेफर्स मेनी, दैट इज अ सिंगल फंक्शन और एन ऑपरेटर functioning in many ways, ठीक है, different upon the uses is called polymorphism. Polymorphism का हम लोग लास्ट लेक्चर में we will discuss फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ये ओवरलोडिंग में क्या था, ओवरलोडिंग में क्या था कि सेम नाम था, ठीक है. एरिया अगर हम रख रहे हैं तो सर्कल के लिए मैंने नाम क्या रखा था फंक्शन का, एरिया. रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या नाम रखा था, एरिया. तो दोनों सेम नाम का है बट दोनों का अंदर का फंक्शनैलिटी तो अलग है ना. एक ने यूज़ किया लाइक एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला उसने निकाला, और एक दूसरे एरिया फंक्शन ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लॉजिक उसमें लिखा हुआ है तो उसने वो निकाल कर दिया. तो बोथ फंक्शन हैज अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी बट बोथ
विद द सेम नेम, ठीक है, दोनों का नाम क्या था, सेम था। एंड बाइफर्केशन के लिए उसमें क्या होता था, आर्गुमेंट अलग होता था, किसी में पैरामीटर एक ही है, किसी में 2 पैरामीटर है, ठीक है। सो अगर मैं सर्कल का बनाऊं एग्जांपल, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं यही वाला एग्जांपल दे रहा हूं कि लाइक सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, मुझे ये तीन तीन फंक्शन बनाने थे और तीनों का मुझे एरिया निकालना था। तो हम लोग तीनों का नाम एरिया ही रखें, अलग अलग नाम रखने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक नाम रखें, बट उसमें आर्गुमेंट्स चेंज करें हम लोग, ठीक है। तो तीनों फंक्शन एरिया नाम यूज कर पाएगा। तो ये एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। ये नॉर्मली प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड होता तो उसमें ये फीचर नहीं था। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग बोल सकते हैं, ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड एक एग्जांपल और मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर आपको। एक प्लस साइन हम लोग जानते हैं, प्लस साइन इज ऑल अबाउट एडिशन करना, ठीक है। तो अगर आप दो नंबर को ऐड करोगे, एक दूसरा एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5+2 मान लीजिए आपने लिखा, तो इसका आंसर, ये दोनों एज ए इंटीजर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 7, क्योंकि इंटीजर है ये दोनों एज ए, और इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं तो नॉर्मली वो बिहेव करेगा एज ए नंबर, तो उसका जो भी आंसर है वो 7 आ गया, ठीक। बट यही प्लस साइन अगर मैं फिर से यूज करूं और इस बार मैं 5 को लिख रहा हूं डबल कोट्स के अंदर। अब डबल कोट्स मतलब होता है, मैंने बोला था स्ट्रिंग टॉपिक हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो जो भी डबल कोट्स में होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रिंग कहलाता है। तभी मैंने प्लस ही यूज किया है, ठीक है। बट इस बार मैंने जो दोनों साइड वैल्यू डाला है वो मैंने डाला है यही 5 2, लेकिन डबल कोट्स में डाला मैंने, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो इस कंडीशन में यही प्लस जो है अलग बिहेव करेगा, है दोनों प्लस बट दोनों अलग अलग बिहेव करेगा। पहले वाले में 7 आंसर दिया था, इस बार ये आंसर देगा 52। क्यों देगा, तो प्लस यहाँ पर कॉनकैट करता है। कॉनकैट मतलब होता है एक के बगल में दूसरा अटैच होना। जैसे काइनेक्स और कंप्यूटर दो अलग स्ट्रिंग है, मुझे काइनेक्स कंप्यूटर एक साथ करना है तो हम लोग कॉनकैट करेंगे। तो दो स्ट्रिंग को हम लोग प्लस साइन यूज करके कॉनकैट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लस साइन इसमें भी था, प्लस साइन इसमें भी था, इसमें अलग आउटपुट है, मतलब अलग बिहेव किया ना। तो ये प्लस भी एक तरह से ऑपरेटर क्या हो गया, एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। सो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच objects of one class acquire the properties of another class. The concept of inheritance provides the idea of reusability. This means that we can add additional feature to an existing class without modifying it. This is possible by deriving a new class from an existing one. क्या बोलना चाह रहा है ये? तो बोलना ये चाह रहा है कि आपके पास कोई क्लास है, ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट क्लास। अब जब क्लास बनाते हैं तो हम लोग कुछ सोच के बनाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रखना है। तो एक स्टूडेंट का हम लोग क्या क्या चाहिए होगा, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम वो एडमिशन नहीं अभी बस आया है, फॉर्म फिलअप हुआ है, तो फॉर्म फिलअप में उसने नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मिल गया, उसका उसने नाम दिया, उसके एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया। तो ये दो डेटा हो गया है ना उस क्लास के अंदर। उसके अंदर उसका मेथड होगा इनपुट का आउटपुट का, बना लिए। अब हम यही स्टूडेंट उसी कॉलेज में इंटर में भी एडमिशन ले सकता था, ग्रेजुएशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस में है वो। तब जब वो इंटर में एडमिशन ले रहा है, मान लीजिए इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में वही स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, तो नेम तो वही होगा जो हम लोग पहले से लॉजिक लिखे हुए हैं उसके लिए, नेम का इनपुट के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही होगा। बस उस इंटर क्लास जो हम लोग बनाएंगे उसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे कि वो किस डिपार्टमेंट में गया, साइंस में है कि कॉमर्स में है, ठीक है। उसको उस डिपार्टमेंट का रोल नंबर अलॉट होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, फी क्या है उसका, वो सब एक हम लोग बनाए। तो इसमें क्या हुआ कि
हम तो क्लास इंटरमीडिएट बनाए, इसमें भी नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम चाहते हैं कि पहले से जो हमें क्लास बनाए हुए हैं वो यहाँ पर यूज हो जाए, हमको दोबारा वो कोड ना लिखना पड़े, इसीलिए हम लोग रीयूजेबल वर्ड यूज किए हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका सारा जैसे हम लोग इनहेरिट किए तो इसका फीचर जो है क्लास स्टूडेंट का, वो फीचर इसको प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है वो क्लास इंटरमीडिएट के पास आ गया, और इससे ये हुआ कि नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट कैन आल्सो यूज्ड बाय इंटरमीडिएट क्लास। तो इनहेरिटेंस होने से ये हो गया कि आप नेम एंड रजिस्ट्रेशन जो ऊपर बनाए हुए थे वो अब इंटरमीडिएट भी यूज कर सकता है इनहेरिटेंस के चलते। हम क्यों किए ये चीज? अगर हम ये नहीं किए होते तो इसका मतलब हमको नीचे भी नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता, फिर उसका भी इनपुट आउटपुट सब कुछ करना होता। बट अगर पहले से है और उसी का जरूरत है दूसरे क्लास को भी, सेम चीज दूसरे क्लास को भी लिखना है, तो फिर हम वो कोड क्यों लिखेंगे दोबारा? हम लोग उसे क्या करेंगे? रीयूज करेंगे। तो इनहेरिटेंस इसी में हेल्प करता है हमें कि वो रीयूज करवाता है। तो एक और एग्जांपल लाइक इनहेरिटेंस का हम लोग देखते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास, हम लोग जब फर्स्ट टाइम जब हमारा रिवॉल्यूशन हो रहा था ह्यूमन का, तो व्हीकल पे हम लोग काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब व्हीकल आया होगा, ठीक है। व्हीकल मतलब गाड़ी जो है। तो स्टार्टिंग में व्हीकल में सिर्फ क्या होता था? तो व्हीकल में सिर्फ व्हील्स होते थे। अगर एक व्हीकल बोला जाए तो व्हील्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो व्हील्स इज एट्रीब्यूट एक तरह से इस व्हीकल क्लास का हो गया, ठीक है। अब इनहेरिटेंस का आपको रियल लाइफ का एग्जांपल में ये आपको देना पड़ सकता है, जो भी मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हीकल सिर्फ एकदम इनिशियल स्टेज में सिर्फ राउंड एक व्हील्स होना चाहिए उसमें। अब वो एनिमल उसको पुल कर रहा है कि ह्यूमन पुल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई मोटर नहीं होता था, सिर्फ पुल करते थे हम लोग, बट व्हील सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, तो वो व्हीकल कहलाता। फिर बाद में क्या हुआ कि उसी व्हीकल्स में हम लोग चेंज किए चीजों को, कि एक बन गया ऑटोमोबाइल। ये ऑटोमोबाइल मीन्स क्या हुआ? उसमें इंजन रहेगा, ठीक है, और एक होता है मैनुअल। मैनुअल तो ऑटोमोबाइल में फिर आपका क्या है? तो व्हील्स तो होगा ही ना। तो व्हीकल से वो इनहेरिट हो गया व्हील्स, क्योंकि व्हील्स का लॉजिक लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। वो इनहेरिट हो गया किसके पास? ऑटोमोबाइल के पास। अब ऑटोमोबाइल में एक्स्ट्रा कुछ ऐड होगा, व्हील्स तो रहेगा ही, इनहेरिट हुआ था, तो एक्स्ट्रा क्या ऐड हो सकता है? इंजन ऐड होगा उसमें। मैनुअल वाले में एक्स्ट्रा क्या होगा? तो पैडल्स ऐड हो सकता है, जिसको मैनुअल में आपका एग्जांपल कौन कौन सा है? रिक्शा हो सकता है ना, साइकिल हो सकता है। तो ये कैटेगरीज तो डिवाइड हो रहा है, तो व्हील्स दोनों को चाहिए। तो दोनों ने क्या किया? इनहेरिट कर लिया है व्हील्स का कॉन्सेप्ट, बस उसमें अब ये इसमें मोटर नहीं लगा हुआ है, इसमें कुछ और उसके लिए यूज किया गया, और ऑटोमोबाइल वाले में मोटर लगा दिया गया। फिर ऑटोमोबाइल से क्या डेवलप हुआ? तो उससे फिर हम लोग कार बनाए, उसी से हम लोग बाइक भी बना रहे हैं। तो इंजन तो फिर इनहेरिट हुआ, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से इनहेरिटेंस का एक टाइप होता है ये, जो कि हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। बट ये ऑल टुगेदर एग्जाम्पल है आपका इनहेरिटेंस का, कि ऑटोमोबाइल से इंजन इनहेरिट हुआ कार के पास, और व्हील्स किससे मिल गया था? व्हीकल से। तो लिटरली अब कार में एक्स्ट्रा फीचर ऐड होगा, क्या क्या होगा? तो उसमें स्टीयरिंग ऐड होगा, उसमें हेडलाइट्स ऐड होंगे, ब्रेक होंगे, गियर होंगे, 4 सीट्स होंगे, बाइक में 2 सीटर होगा, ठीक है, हैंडल होगा, उसमें स्टीयरिंग था तो इसमें आपका हैंडल होगा, ये चेंज करेगा। बट इनहेरिट तो इंजन हो गया, तो हमको इंजन का फिर से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना पड़ा, ठीक है, और मुझे कुछ नया सेटअप नहीं करना पड़ा। तो जो पहले से एक जगह है उसी कोड को हम लोग क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, विथ एग्जांपल में इसको समझाऊंगा आप लोगों को।